हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के लघु उत्तरीय प्रश्न राजन सीरीज के देखेंगे और इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ ही आपके फिफ्थ पेपर सामाजिक अध्ययन और इंग्लिश विषय के पवन सीरीज के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन सभी के लघु उत्तरीय प्रश्न आपको इस चैनल के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिलेगी और साथ ही चैनल पर प्लेलिस्ट भी आप अवेलेबल है, तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी करिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, तो दोस्तों यहाँ पर फ्रॉवेल से संबंधित कुछ जानकारी के बाद हम लोग देखेंगे इसका आंसर। दोस्तों, फ्रॉवेल जर्मनी का था और दोस्तों इसे किंडरगार्टन प्रणाली का जनक कहा जाता है और इसकी रचना है एजुकेशन ऑफ मैन, व्यक्ति की शिक्षा। और दोस्तों इसे खेल विधि का जनक भी कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं आंसर। फ्रॉवेल का विचार है कि शिक्षा का उद्देश्य ना तो बच्चे के मस्तिष्क को शब्दों का भंडार बनाना है और ना मानव जीवन का एकांगीपन प्राप्त करना है, बल्कि शिक्षा द्वारा बालक को इस बात का ज्ञान कराना है कि विभिन्न पदार्थों में एक चिरंतन एकता होती है और प्रत्येक सजीव तथा निर्जीव पदार्थ दैवी उद्देश्य को पूर्ण करने और आत्मज्ञान तथा श्रेष्ठतम पूर्णता प्राप्त करने हेतु सदैव प्रयासशील रहते हैं। फ्रॉवेल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को ऐसी परिस्थितियों में ले जाना है जिसमें वह अपने अंतर को अधिक से अधिक व्यक्त कर सके और स्वतंत्रतापूर्वक स्वयं की अभिव्यक्ति कर सके। तो दोस्तों, फ्रॉवेल ने कहा कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो बच्चे के मस्तिष्क को शब्दों का भंडार बनाना नहीं और ना ही मानव जीवन का एकांगीपन प्राप्त करना है, और बल्कि शिक्षा के द्वारा बालक को इस बात का ज्ञान कराना है कि जो भी विभिन्न तरह के पदार्थ हैं उनमें एक चिरंतन एकता होती है और प्रत्येक सजीव तथा निर्जीव पदार्थ दैवी उद्देश्य को पूर्ण करने और आत्मज्ञान तथा श्रेष्ठतम पूर्णता प्राप्त करने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। तो जो भी पदार्थ चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो वो दैवी उद्देश्य की पूर्ण करने के लिए ही हमेशा श्रेष्ठतम पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें, बच्चों को केवल अभिव्यक्ति ही नहीं वरन कुछ सृजन भी करना चाहिए। सुनियोजित शिक्षा प्रणाली द्वारा बच्चे में सृजनात्मक एवं अभिव्यंजनात्मक भावनाएं साथ साथ उत्पन्न की जानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, फ्रॉवेल का कहना था कि बच्चों को उस तरह से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जिस तरह से शिक्षक को भी उस तरह से अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए जिस तरह से एक बागीचे का माली होता है वो अपने फूलों की देखभाल करता है, उसमें खाद पानी समय समय पर डालता है। सेम ऐसे ही एक शिक्षक को भी अपने छात्रों के अपने को इस तरह से शिक्षण कार्य प्रदान करना चाहिए जिससे कि वो उसके व्यक्तित्व का विकास हो और एक तरह से कह सकते हैं कि उसका सर्वांगीण विकास हो। अब यहाँ पर हम देखें किंडरगार्टन से क्या आशय है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। किंडरगार्टन से क्या आशय है, तो चलिए देखते हैं उत्तर। फ्रॉवेल अपनी शिक्षा संस्था को किंडरगार्टन के नाम से पुकारता है। दोस्तों, किंडरगार्टन का हिंदी मतलब होता है बाल उद्यान। तो दोस्तों कभी कभी बाल उद्यान करके भी क्वेश्चन आता है। तो किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है, दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। किंडर अर्थात बालक और गार्टन अर्थात उद्यान, तो दोस्तों इसको बाल उद्यान कहेंगे। इस प्रकार फ्रॉवेल ने पौधे की तुलना बालक से तथा शिक्षक की तुलना माली से तथा विद्यालय की तुलना उद्यान से की है। जिस प्रकार माली उद्यान के पौधे की देखभाल करके उसकी स्वाभाविक वृद्धि में सहायता करता है, उसी प्रकार शिक्षक विद्यालय में उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके बालक के स्वाभाविक विकास में सहयोग देता है। तो दोस्तों यहाँ पर किंडरगार्टन का आज से बस आप यही समझिए कि जिस तरह से एक माली अपने बागीचे की देखभाल करता है, उसमें जो भी फूल लगे हैं उसकी देखभाल करता है, सेम एक शिक्षक भी माली की तरह ही अपने छात्रों के हर उन आवश्यकताओं का ध्यान रखता है जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो और साथ ही उन्हें ऐसा उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है जिससे कि वो स्वाभाविक रूप से सारी चीज़ों को सीखें
और समझें। तो दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण का उद्देश्य क्या है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य अतीत काल से मानव ने जागरूक रहकर अपनी वाक शक्ति का व्यक्ति के मध्य, समुदाय तथा समुदाय के मध्य, संतति और संतति के मध्य अपने व्यवहारिक अनुभव भंडार का संचार करने हेतु उपयोग किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अतः शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, आदिकाल से ही मानव जागरूक रह करके अपने वाक पटुता के माध्यम से या अपने वाचाल शक्ति के माध्यम से कहीं ना कहीं एक समाज से दूसरे समाज में और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में वो अपने व्यवहारिक अनुभव को शेयर करता है और साथ ही बातचीत करता है, तो जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा का पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। एक तरह से शब्द भंडार, अपने अनुभव का भंडार वो लोगों के बीच रखता है, तो जिससे कि उसमें शिक्षा भी कहीं ना कहीं समाहित है। और शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसमें हम देखते हैं, पहला पॉइंट है बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य। तो दोस्तों शिक्षा के सार्वभौमिकरण में पहला जो उद्देश्य है वो है बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य, जिसमें शिक्षा के माध्यम से बौद्धिक और मानसिक विकास किया जाता है। शिक्षा के द्वारा ही छात्रों को तर्क के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं अपने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हैं, अपने मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पर है शारीरिक विकास का उद्देश्य। चूँकि जब एक शिक्षक अपने छात्रों को व्यायाम के माध्यम से शारीरिक क्रियाएं करवाता है, तो कहीं ना कहीं वो शारीरिक विकास भी उससे होता है और साथ ही उसका मस्तिष्क भी विकसित होता है। और यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पर नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। तो दोस्तों कहीं ना कहीं शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है नैतिक और चारित्रिक विकास, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है विद्यालय के माध्यम से, जहाँ पर एक शिक्षक उन्हें ये बताता है कि क्या चीज़ें उनके लिए सही है, क्या चीज़ें उनके लिए गलत है, किस तरह से वो आचरण करे, किस तरह से वो व्यवहार करे, किन संस्कारों को वो अपनाए कि उसका नैतिक और चारित्रिक विकास हो। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पॉइंट पर है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। तो दोस्तों आज हमारे समाज में, हमारे देश, हमारे राष्ट्र में अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति से संबंधित लोग हैं, तो एक तरह से लोगों में अनेकता में एकता देखने को मिलती है, जिससे कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विकास का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है विद्यालय के माध्यम से, हमारे समाज, हमारे परिवार के माध्यम से। अब हम देखें नंबर 5 पर सामाजिक कुशलता का विकास का उद्देश्य। तो दोस्तों शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मेन उद्देश्य ये भी है कि छात्रों में सामाजिक कुशलता विकसित हो। तो इस तरह से अगर हम देखें तो समाज के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, परिवार के माध्यम से छात्रों में सामाजिक कुशलता विकसित होती है। और नंबर 6 पर हम देखें व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। तो दोस्तों छात्र जो कि परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से और विद्यालय के माध्यम से उनके अंदर नैतिक गुणों का विकास होता है, चारित्रिक गुणों का विकास होता है, उनकी मानसिक शक्ति डेवलप होती है, उनकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है, तो एक तरह से उनका सर्वांगीण विकास होता है। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 7 पर है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। तो दोस्तों विद्यालय में स्किल के माध्यम से, अलग अलग स्किल के माध्यम से उन्हें निपुण बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो स्किल के माध्यम से आत्मनिर्भर भी बनते हैं और साथ ही जीविकोपार्जन के उद्देश्य भी पूर्ण होते हैं। और यहाँ पर देखिए नंबर 8 पर विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता के विकास का उद्देश्य। तो दोस्तों चूंकि जब एक शिक्षक के माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वहाँ पर उन्हें अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने को कहा जाता है, कि जहाँ पर उन्हें तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, तो एक तरह से वहाँ पर वो अपने तर्क शक्ति के माध्यम से निर्णय लेने में स्वयं सक्षम होते हैं, अपने विवेक के माध्यम से निर्णय लेने में स्वयं सक्षम होते हैं। तो इस तरह से विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता के विकास का उद्देश्य पूर्ण होता है। अब यहाँ पर हम देखें 9 पर अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल विकास का उद्देश्य। तो दोस्तों यहाँ पर छात्र विद्यालय के माध्यम से अलग अलग संगोष्ठियों का आयोजन होता है, अलग अलग वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, और इसी तरह से अगर हम बात करें तो निबंध प्रतियोगिताएं होती है, कला से संबंधित प्रतियोगिताएं होती है, जहाँ पर वो एक दूसरे से संचार के माध्यम से, कौशल के माध्यम से और एक दूसरे की सहयोग के माध्यम से खुद का भी विकास करते हैं और साथ ही उनके अंदर संचार कौशल का भी विकास होता है। यहाँ पर हम देखें नंबर 10 पर है वातावरणीय सामाजिक समायोजन कौशल विकास का
उद्देश्य। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो भी छात्र हैं वो किसी न किसी परिवार, समाज और देश से संबंधित होते हैं, तो वहाँ पर वो अपने वातावरण में और समाज में किस तरह से समायोजन करना है वो अपने परिवार और विद्यालय से सीखते हैं और अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं, तो जिससे उनके अंदर सामाजिक समायोजन कौशल का विकास होता है। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 11 पर ज्ञानार्जन का उद्देश्य। तो किस तरह से जो छात्र होते हैं वो अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं अपने परिवार के माध्यम से, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, औपचारिक शिक्षा के माध्यम से, और जिसमें विद्यालय भी आता है, समाज भी आता है, परिवार भी आता है। तो एक तरह से ज्ञानार्जन का उद्देश्य भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से पूर्ण होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या आशय? शैक्षिक अवसरों की समानता से आशय शैक्षिक समानता का वास्तविक अर्थ है समस्त छात्रों को ऐसा शैक्षिक अनुभव मिलना जो कुछ समान लक्ष्यों व विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हो, अर्थात शैक्षिक समानता विद्यालय अध्ययन के लाभों का समान न्याय संगत वितरण है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें शैक्षिक समानता पे, जहाँ पे प्रत्येक छात्र चाहे वो किसी भी धर्म, समुदाय या वर्ग का हो, उसे वो सारी सुविधाएं, वो सारे शैक्षिक कार्य प्रदान किए जाते हैं विद्यालय के माध्यम से, जहाँ पर उनमें किसी भी तरह की असमानता नहीं बरती जाती है। तो एक तरह से वहाँ पर शैक्षिक अवसरों की समानता होती है। और यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि समानता से तात्पर्य सभी के लिए एक समान शिक्षा नहीं है, बल्कि प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक, संवैगिक, नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा को प्रासंगिक बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो समानता से तात्पर्य जो है वो केवल एक समान शिक्षा से नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्रत्येक बालक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से या फिर नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप उसे शिक्षा प्रदान की जाए, जहाँ पर उसकी योग्यता, क्षमता और उसकी रुचि भिन्न भिन्न है, फिर भी उसमें उस योग्यता के आधार पर ही उसे शिक्षा प्रदान की जा रही है। साथ ही समानता का आशय राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ में जाति, रूप, रंग, भाषा, प्रांतीय, धर्म आदि के बीच भेदभाव न करने से भी है। तो जहाँ पर हमें यहाँ पर अगर हम बात करें समानता का ऐसे शिक्षा से है जहाँ पर किसी भी छात्र के साथ जाति, रंग, रूप या भाषा या प्रांतीय या धर्म के नाम पर उसके साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। अतः शैक्षिक अवसरों की समानता से आशय यह है कि सभी को उनके शारीरिक, मानसिक, संवैगिक स्थितियों के अनुरूप अवसर प्रदान किए जाए, जहाँ पर उनकी योग्यता, क्षमता और स्तर का ध्यान रखते हुए उन्हें शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। क्लियर? यहाँ पर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण लिखिए। शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण हम विभिन्न वर्गों के लोगों को उपलब्ध सुविधाओं में समानता स्थापित करके अधिक अच्छे पुरस्कार की प्राप्ति के लिए समाज के लोगों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिताओं की सुदृढ़ नींव रख सकते हैं। सक्रिय व सफल समता संवर्धन प्रयासों हेतु शैक्षिक असमानता के कारकों का अध्ययन आवश्यक है। ये कारक निम्नवत हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण क्या है, तो कहीं ना कहीं देश में, समाज में कुछ ना कुछ ऐसे तत्व हैं जो कहीं ना कहीं शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण है। यहाँ पर हम देखें पहला क्या है, पहला आपका निर्धनता, दूसरा शैक्षिक गुणवत्ता के स्तरीकृत प्रावधान। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए निर्धनता बहुत ही बड़ा कारण है शैक्षिक अवसरों की असमानता का, और दोस्तों शैक्षिक गुणवत्ता के स्तरीकृत प्रावधान भी कहीं ना कहीं कारण होते हैं शैक्षिक अवसरों की असमानता के। और सामाजिक सांस्कृतिक कारक में देखा जाए तो कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक ही शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण बन जाते हैं, जहां पर लोग अपनी संस्कृति, अपनी सामाजिक व्यवस्था के नाम पर शैक्षिक अवसरों को छोड़ देते हैं। एक तरह से शैक्षिक अवसरों को छोड़ना भी पड़ता है। यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पर है शिक्षा संस्थाओं की अनुपलब्धता। जहाँ पर शैक्षिक संस्थान उपलब्ध नहीं है वहाँ पे शैक्षिक अवसरों की असमानता पाई जाती है। और यहाँ पर हम देखें नंबर 5 पर है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष की वजह से भी जहाँ पर कुछ न कुछ शारीरिक कमियाँ होती हैं, विकलांगता की वजह से हम कह सकते हैं, या फिर किसी अन्य दोष की वजह से भी शैक्षिक अवसरों की असमानता पाई जाती है। तो दोस्तों ये सारे कारण हैं, यहाँ पे ये सारे कारण आप लर्न कर लीजिएगा, बाकी सब आप खुद से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें
क्वेश्चन नंबर 24 है, परिवार को बच्चों की प्रथम पाठशाला माना जाता है, क्यों? बालक जन्म के बाद सर्वप्रथम अपने परिवार के संपर्क में ही आता है, इसलिए परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला या माँ को उसकी प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि ये सारी चीज़ें आप बहुत पहले से समझते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि जो परिवार होता है वो बच्चों की प्रथम पाठशाला होता है, जहाँ पर वो पहले बोलना सीखना और चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये जो भी प्राथमिक कार्य होते हैं वो सारी चीज़ें वो अपने परिवार से ही सीखते हैं। और जो माँ होती है उनकी प्रथम शिक्षिका कही जाती है। नवजात शिशु अपने जीवन की यात्रा परिवार से ही प्रारंभ करता है तथा इसी संस्था में रहते हुए उसे विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे परिवार द्वारा उसमें सभी मानवीय गुणों का विकास होता जाता है, जिनकी आवश्यकता उसे आगे चलकर एक सुयोग्य एवं सच्चरित्र नागरिक के रूप में पड़ती है। तो दोस्तों परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है एक बालक को उसको योग्य नागरिक बनाने में। तो कहीं ना कहीं परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, जहाँ पर उसके मानवीय गुणों का विकास होता है, उसके शारीरिक क्षमता, उसके अंदर सर्वांगीण विकास की बात भी कहें तो गलत नहीं होगा। बालक को बनने और बिगड़ने का दायित्व भी परिवार का ही माना जाता है। अगर बालक अच्छा हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें परिवार के परवरिश, परिवार के संस्कारों की बात आती है, लेकिन अगर बालक अच्छा नहीं है, उसके जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं खराब हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो उसके जो गुण हैं वो अच्छे नहीं है, वो अवगुण उसके अंदर ज़्यादा हैं, तो एक तरह से लोग इसको यही कहते हैं कि वो इस अच्छे परिवार से संबंध नहीं रखता है। तो दोस्तों परिवार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह से एक बालक के लिए, एक बालक की परवरिश के लिए, एक बालक के पालन पोषण और उसकी सर्वांगीण विकास के लिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, विद्यालय के औपचारिक कार्य बताइए। विद्यालय के निम्नलिखित औपचारिक कार्य हैं। तो दोस्तों विद्यालय के यहाँ औपचारिक कार्य की बात हो रही है, बालकों का मानसिक विकास करना, क्योंकि दोस्तों बालक के शिक्षा के माध्यम से ही अपना मानसिक विकास करता है, जहाँ पर तर्क शक्ति का विकास है और साथ ही शिक्षक के माध्यम से उसके उन छिपे गुणों का विकास जो कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। और दूसरे पर हम देखें संस्कृत का संरक्षण और अगली पीढ़ी को हस्तांतरण। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो भी हमारी संस्कृति है शिक्षा के माध्यम से ही वो हमें प्राप्त होती है और वही शिक्षा हम अपने अगली पीढ़ी को देते हैं, हस्तांतरित करते हैं। और यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पर सामाजिक भावना का विकास। तो दोस्तों विद्यालय के माध्यम से हमारे अंदर सामाजिक भावना का विकास होता है, क्योंकि विद्यालय भी समाज का ही एक अंग है, जहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय और वर्ग के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अलग अलग धर्म समुदाय में के छात्र होते हुए भी वहाँ पर अनेकता में एकता देखने को मिलती है, जहाँ पर विद्यालय में किसी भी तरह का भेदभाव और असमानता नहीं होती है। तो एक तरह से वहाँ पर सामाजिक भावना का विकास होता है, जहाँ पर छात्र एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने कार्यों को भी करते हैं। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पर है चरित्र निर्माण। तो दोस्तों विद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है चरित्र निर्माण में, क्योंकि दोस्तों हम अपने गुरुजनों से केवल शिक्षा ही नहीं ग्रहण करते, हम उनके अच्छे गुणों को भी ग्रहण करते हैं, उनके व्यक्तित्व से हम बहुत प्रभावित होते हैं। तो एक तरह से जो विद्यालय होता है वो चरित्र निर्माण में वो हमें अच्छी बातें बताता है, हमें नैतिक बातें बताता है, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, हम विद्यालय के माध्यम से ही सीखते हैं ज़्यादातर चीज़ें। तो कहीं ना कहीं चरित्र का निर्माण विद्यालय के माध्यम से ही होता है। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 5 पर नेतृत्व के गुण प्रदान करना। तो दोस्तों विद्यालय में जहाँ पर अलग अलग तरह के उत्तरदायित्व दिए जाते हैं शिक्षक के माध्यम से, जब कहीं भी भ्रमण पे ले जाया जाता है, जहाँ पर टोली का निर्माण किया जाता है, उस टोली में उत्तरदायित्व प्रदान किए जाते हैं अलग अलग क्वालिटी के अनुसार, जिस छात्र में जो भी क्वालिटी होती है उसके हिसाब से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखें तो एक शिक्षक के माध्यम से छात्रों में नेतृत्व के गुण विकसित किए जाते हैं, जहाँ पर वो अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभाता है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 6 पर है व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। तो दोस्तों यहाँ पर विद्यालय के माध्यम से छात्रों में स्किल डेवलप की जाती है, जहाँ पर उन्हें अलग अलग व्यवसायों से संबंधित शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर वो आत्मनिर्भर बन पाते हैं। एक तरह से अलग अलग व्यवसायों के माध्यम से जब वो शिक्षा प्राप्त करते हैं तो एक तरह से उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है और वो जीवन में जीविकोपार्जन करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं, और साथ ही उनमें वो उस प्रशिक्षण के माध्यम से
कॉन्फिडेंस विकसित होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।